नागेश चौधरी जी के पास। नागेश चौधरी जी, ये कहा जाता है कि ब्राह्मणवाद और ठाकुरवाद और ये वाद वो वाद, पेरियार साहब या दक्षिण भारत में आदर्श माना जाता है, रावण को आदर्श माना जाता है। रावण तो ब्राह्मण था, लेकिन उसके बावजूद भी उसको आदर्श माना जाता है, क्योंकि सच बात ये थी कि ये जो जाति संरचना है, जाति वर्चस्व का जो मामला है, वो वर्चस्व चाहे जिसका हो, अगर वो अन्याय के प्रति आसक्त है, अन्याय करता है अगर वो जाति वर्चस्व, तो उसका विरोध होना चाहिए। और कहीं ना कहीं से पेरियार का या दक्षिण भारत का जितना भी मूवमेंट है, ये कड़गड़ मूवमेंट है, सबको देखे, इससे ज्यादा उदाहरण क्या हो सकता है कि ये ब्राह्मण विरोधी नहीं थे, ब्राह्मणवाद के विरोधी थे, ब्राह्मण वर्चस्व के विरोधी थे, और उन सारे लोगों के वर्चस्व के विरोधी थे जो कहीं ना कहीं से समुदाय विशेष, जाति विशेष लोगों के ऊपर वर्चस्व, उनको जानवर से भी बदतर जीवन जीने के लिए विवश कर रहे थे। तो इनका मकसद था कि आम आदमी का, जो भी दलित शोषित है, जिसका इतना शोषण हुआ है, उत्पीड़न हुआ है, उसको उन्नयन कैसे किया जाए, उसके जीवन में उन्नयन कैसे किया जाए। और हमको ऐसा लगता है कि पेरियार साहब शायद इसमें उनका मूवमेंट ये फुले साहब के भी आगे या उस कड़ी को आगे बढ़ाना वाला था। इन संदर्भों में आप उनको कैसे देखते हैं, पेरियार साहब को, आपकी टिप्पणी? धन्यवाद आपको। हाँ, ये ठीक है कि रावण और राम के जाति के बारे में कुछ लोग बोलते हैं कि रावण ब्राह्मण था। ये तो है कि रावण के बारे में काफी एक तरफ से ब्राह्मण था और मदर क्या थी, ऐसा कुछ तो भी है। तो रावण की भूमिका हम रामायण में अगर देखते हैं तो रावण की भूमिका और राम की भूमिका बिल्कुल एक में एक से बहुत विरोध में है। राम का वर्णन जो रामायण में है, वाल्मीकि रामायण में, उसमें लिखा कि ब्राह्मण प्रतिपूजक राम, यानी राम ब्राह्मण पूजक था और रावण चातुर्वर्ण के खिलाफ था। तो इसलिए रावण को राक्षस बोलते हैं, असुर बोलते हैं, और राम को आर्य बोलते हैं। तो ये जो संघर्ष है द्रविड़ और आर्यों का अभी भी तमिलनाडु में है कि ये जो बोलते हिंदी भाषा का विरोध करते हैं, वो राम का विरोध करते हैं, केवल ये आर्य आक्रमण है। और रावण ने भी जो काम किया है, वो रावण ने आर्य आक्रमण के विरोध काम किया, राम का विरोध किया। इसका मतलब आर्य आक्रमण, राम का जो जाना है साउथ में, तो वो आर्य आक्रमण का प्रतिनिधि करके राम गया, ऐसा उनकी मान्यता है। और यही मान्यता पेरिया रामास्वामी की भी है कि नॉर्थ के लोग हम पर आक्रमण करना चाहते हैं, वो हिंदी भाषा हमको थोपना चाहते हैं, और हमारी हिंदी इसलिए आप तमिलनाडु में जाएंगे तो पूरे लोग हिंदी कोई बोलेगा नहीं, आपको अंग्रेजी में, इवन बस कंडक्टर भी अंग्रेजी में बोलता है, हम गए थे वहां। तो इसका मतलब है कि वो दे आर, ये जो भाषा आपकी उत्तर की भाषा नहीं चलेगी, उत्तर का आर्य का कोई संस्कृति नहीं चलेगी, ऐसी उनकी भूमिका थी। तो इसलिए वो जो ब्राह्मण भी जाति व्यवस्था के खिलाफ है, उसका तो स्वागत होना चाहिए। अगर रावण ब्राह्मण था, अगर वो तो जाति व्यवस्था के चातुर्वर्ण के खिलाफ था, तो उसका स्वागत करते हैं। जैसा कि शंभुक का उदाहरण रामायण में है, शंभुक पढ़ने लगा तो राम ने उसका वध कर दिया, खून कर दिया, क्योंकि एक ब्राह्मण राम के पास गया और कंप्लेंट किया कि मेरा लड़का मर गया है, क्योंकि एक शूद्र तपस्या कर रहा है, जो तपस्या करना शूद्र का काम नहीं है, अधिकार नहीं है, इसके कारण मेरा लड़का मर गया। तो ये राम के पास कंप्लेंट जाने के बाद राम ने कुछ उसका निवाड़ा नहीं किया, गया और शूद्र का जो शंभु का वध कर दिया। इसका मतलब इसी बोलते कि राम वॉज ओबीडियंट ऑफ द ब्राह्मण्स। ब्राह्मण कंप्लेंट करता है तो उसका कुछ देखना ही है कि सच्ची में वो गुनहगार है शंभु। तो ये जो कल्चरल फर्क है साउथ में और नॉर्थ में, वो हमको दिखता है कि जाति व्यवस्था, अगर रावण जैसे ब्राह्मण हमारे देश में पैदा हुए तो जाति व्यवस्था खत्म होने ज्यादा टाइम न लगेगा। मगर आज की देश में, हमारे देश में देखिए आरएसएस जो है, वो जाति व्यवस्था चाहती है। उनको हिंदू राष्ट्र क्या है, हिंदू राष्ट्र यही है कि चातुर्वर्ण, यही हिंदू राष्ट्र है। चातुर्वर्ण ही धर्म है, जात अपनी अपनी जात में रहना यही धर्म है। तो ये सब मनुस्मृति में है, और मनुस्मृति का काम ही आरएसएस करती है, और तमिलनाडु में उसका खिलाफ है। और दूसरी बात यह है कि तमिलनाडु में आरक्षण जो है 69%, और हमारे 50% से कम है बाकी सभी देशों में, बाकी राज्यों में। क्योंकि तमिलनाडु का जो मूवमेंट है, पेरिया रामास्वामी ने जाति के प्रमाण में आरक्षण होना चाहिए ये भूमिका ली थी। वही भूमिका महात्मा फुले जी ने भी महाराष्ट्र में अपने जो किताब है उनकी, शेतकऱ्याचा आसू, किसान का कोड़ा, उस किताब में लिखी। तो इसका मतलब है कि पेरिया रामास्वामी, जैसा अभी जगन्नाथ प्रसाद जी बोला है
कि ये बराबर है कि पेरियर रामास्वामी और महात्मा फुले के विचार बहुत सामने हैं। तो ये जो बात है कि जो कल्चरल मूवमेंट तमिलनाडु में हुआ है, वो जैसा कि बोलते हैं कि उनको मन पर उन्होंने कब्जा कर लिया है। तो तमिलनाडु का जो विचार है द्रविड़ कज़गम का, वो लोगों के दिमाग पर हावी है। जैसा कि इधर ऊपर में ब्राह्मणवाद का विचार हावी है लोगों के दिमाग पर, क्योंकि गोलवलकर ने बोला था, अपने किताब में लिखा है कि वही हमने मन क्रांति की। इसका मतलब है कि ब्राह्मणवाद सबके लोगों के दिमाग पर छाया हुआ है। तो इसके खिलाफ पीरियड रामास्वामी ने काम किया है। और ये भी देखते हैं कि उन्होंने जो मूवमेंट की 1958 में पेरियर रामन और लोहिया उनकी भेंट हुई थी, तो उसमें पेरियर ने भी बोला, लोहिया जी ने बोला था कि आप जो एंटी कास्ट मूवमेंट कर रहे हैं उसके साथ मैं हूँ, मगर आप तमिलनाडु को अलग से डिमांड मत करो। ये भी उनसे बात हुई थी। इसका मतलब ये पेरियर रामास्वामी और लोहिया भी एक मत के थे कि जाति व्यवस्था के खिलाफ थे, ये भी हमको देखता है। तो ये, और दूसरी बात यह है कि तमिलनाडु में पेरियर रामास्वामी जो काम किए हैं, विधवा के हाथों से शादी करना। हमारे यहाँ शादी में विधवा आ नहीं सकती, मगर विधवा के हाथों से शादी करना यह बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि विधवा को अशुभ समझते हैं, शुभ नहीं समझते, उसको आने नहीं देते शादी में। तो उसने उल्टा सब काम किया। अब ये पूरे देश में अभी गणपति का सब माहौल चल रहा है, गणपति उत्सव का भी उन्होंने विरोध किया। तो यानी जो जो भी आर्यों की, ब्राह्मणों की भूमिका थी, उसके खिलाफ उन्होंने काम किया, विचार दिए है कि हम जानते हैं। तो इसलिए ये पेरियर रामास्वामी का जो महत्व है, आज भी वो, उनका जो विचार है वो नॉर्थ में जाना चाहिए। अभी नॉर्थ का आक्रमण साउथ पर है, उनको लगता है। तो ये ऐसा है कि समानता की जो भूमिका है वो अच्छी है, और विषमता की जो गैर बराबरी की भूमिका इस देश के बीजेपी हो या कांग्रेस हो उनकी है, उसके खिलाफ आक्रमण होना चाहिए। अभी जो राहुल गांधी भूमिका ले रहे हैं वो कांग्रेस वाले लेंगे तो वो अच्छा होगा, मगर वो ये दिखता है हमको कि कांग्रेस वाले भी कितने उनके साथ होंगे ये पता नहीं है। तो पेरियर रामास्वामी की भूमिका है, द्रविड़ कज़गम की भूमिका, ये जो है वो अच्छी है, सबसे अच्छी है इस देश के। उसकी जरूरत है इस देश में, अगर समानता लानी है, उस छुआछूत से, जाति व्यवस्था से मुक्ति पानी है, तो उनकी भूमिका लेनी चाहिए, ऐसा भी मुझे लगता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह हम देखते हैं कि उत्तर दक्षिण का संघर्ष कहें, ये तो सांस्कृतिक संघर्ष है, और इस सांस्कृतिक संघर्ष में हमारे देश में जातियां प्रमुख आ जाती हैं, और जाति जब तक खत्म नहीं होगी, जब तक ये व्यवस्था नहीं खत्म होगी, तब तक हमारा सांस्कृतिक संघर्ष कैसे होगा। और ये संघर्ष जो उत्तर और दक्षिण भारत का संघर्ष बन जाता है, नास्तिकता और आस्तिकता का संघर्ष बन जाता है, इसमें जाहिर सी बात है कि चाहे सामाजिक चेतना हो, चाहे राजनीतिक चेतना हो, ये पेरियार साहब ने जो क्रांतिकारी भूमिका निभाई, एक जमाना हुआ करता था, कहा जाता था कि धार्मिकता में भी शैव और वैष्णव का बड़ा जबरदस्त संघर्ष था, और तुलसीदास ने वह एक काम किया कि शैव और वैष्णव को एक मंच पे ला दिया, उनको उनसे पूजा करा दिया, उनको उनसे पूजा करा दिया। वो तो उस समय था, लेकिन आज जरूरत है कि पूरे देश के पैमाने पर इस तरीके की बात, जो पेरियार ने कहा कि हम भगवान को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते मतलब हम ऐसे किसी भी प्रतीक को नहीं मानते जो हमें दासता का प्रतिनिधित्व कराता हो, जो हमें दासता का भाव कराता हो। अपने धर्म में क्या है, हनुमान जी की पूजा की जाती है इसलिए कि वो सबसे बड़े दास थे राम के। सारे लोग कहते हैं हम तो राम के दास हैं, हम तो भगवान के दास हैं। दास क्या होता है, हम सब लोग बराबर हैं। हम लोग ये शिव के आराधक हैं। शिव अपने यहाँ दास नहीं बनाता है किसी को, शिव सबको साथी बनाता है। सारे गण उसके यहाँ जो है वो सब के सब उसके सहयोगी हैं, अनन्य उसके परिवार के सदस्य हैं। तो इस तरीके से पेरियार साहब ने सामाजिक चेतना के क्षेत्र में जो क्रांति की, राजनीतिक क्षेत्र में भी वो क्रांति चाहते थे, और उनका मानना था कि सामाजिक और राजनीतिक क्रांति जब तक बराबर तरीके से परिवर्तित नहीं होगा, तब तक हम इस परिवर्तन की धारा को हम मजबूत नहीं कर पाएंगे। तो आप कुछ कहना चाह रहे हैं जगनाथ जी? समाप्त करने जा रहे हैं। हाँ, देखिए चौधरी जी ने जो कहा कि आर्य और अनार्य का संघर्ष था, लेकिन चौधरी जी धर्मशास्त्र के इतिहास में महाभारत भी है, तो उनके बीच जो तिवारी जी बोल रहे थे, जो हेजमनी का कंसेप्ट है, आर्य अनार्य का प्रश्न नहीं है, कमजोर प्रश्न है।
महाभारत में जो जो युद्ध हुआ उसमें भी एकलव्य आया, उसमें भी एक कहानी है कि एकलव्य को अंगूठा ले लिया गया, वो गरार कर रहा था। मेरा कहना है कि लोकतंत्र, दुनिया में बहुत शासन पद्धति थी, राजा को माना जाता था कि ईश्वर का प्रतीक है, कई तरह से दबाव से बल से राजा बना, लेकिन अनेक प्रयोग हुआ राज सत्ता का, तो प्रयोग धीरे धीरे आगे क्रमिक बढ़ते गया। तो जो राज का आज का कंसेप्ट है वो संविदा पर आधारित राज का कंसेप्ट ज्यादा कारगर साबित हो रहा है। और लोकतंत्र में जो जाति का सवाल है, तो लोकतंत्र जिस तरह से सोसाइटी में, लोकतंत्र का मतलब बराबरी का आंदोलन, डेमोक्रेसी मीन्स इक्वालिटी का आंदोलन, हम उसको समझते हैं। तो तिवारी जी की बात सही है कि वर्चस्व का जो संघर्ष चल रहा है, उस वर्चस्व के संघर्ष में वो आर्जों अनार्जों का या हिंदी और उर्दू और इंग्लिश का सवाल नहीं था, तमिल का सवाल था कि उस स्थानीय लेवल पर जो एक्सप्लॉयटेशन, जो शोषण, जो जुल्म का प्रतिकार करने का तरीका था। रावण मान लीजिए ब्राह्मण था और वो आज हमला कर रहे थे राम, तो वहां तो बात समझ में आती है। लेकिन महाभारत में तो दोनों आज थे, दोनों एक ही वंश के थे। इसलिए जो शासन पद्धति है उसका सवाल है, सत्ता पर कब्जा करने का जो सवाल है वो महत्वपूर्ण है। दूसरी बात कि डेमोक्रेसी जब है तो इस डेमोक्रेसी में शोषण के विरुद्ध जो संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष की गाड़ी ज्यों ज्यों आगे बढ़ेगी, जितना मजबूत होगी, उतना ही ये जाति का सवाल, धर्म का सवाल ये कमजोर होगा। और आपको बता देते हैं कि कुछ सत्ता के रहबरों की गलती के चलते भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई। चूंकि पिछले दिनों का अब इतिहास लंबा चौड़ा नहीं बोलना चाहते हैं, जो कांग्रेस ने किया उसका परिणाम हुआ कि भाई ये सब चीजें पैदा हो गई। कभी कभी नकारात्मक चीजें सकारात्मक चीजों से नकारात्मक पैदा हुआ। इसलिए तिवारी जी इंडिया गठबंधन में रहिए तो कुछ बात भी सुनिए, घबराइए मत। इंडिया गठबंधन का मतलब इसलिए ये सत्ता में वर्चस्व का और समाज में जो हेजमनी का कंसेप्ट है उसके चलते ये घटनाएं घट रही है और ये जिंदा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबों को नमस्कार करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय समाज। ये तो चर्चा, बात, प्रतिवाद, संवाद तो